हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और एकदम अच्छे से समझाया जाएगा आपको कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया कैसे जाता है, इसका अनुवाद अगर आता है तो हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस की पहचान को। हम आखिर इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे, अथवा इसके अलावा या, ई, ए, आ, आज शब्द आते हैं तो वह टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगा, इसमें जो है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हम इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर इसके अलावा हम निगेटिव की बात की जाए या इंट्रागेटिव की बात की जाए, निगेटिव और इंट्रागेटिव में आपको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना होता है। कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? वो निगेटिव और हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब हमारा वो क्या लगेगा? निगेटिव और इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी तो वहां पर हम लगाएंगे डिड, निगेटिव और इंट्रागेटिव में केवल। और अगर वर्ब की बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और निगेटिव और इंट्रागेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस हम देखेंगे। सिंपल सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में हमको मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देन ईटीसी और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मैंने एक कार खरीदी। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है मैंने, अर्थात आई। वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाई माने खरीदना, बाई सेकंड फॉर्म बॉट ए कार। हमने देखा कि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, लेकिन जैसे ही अगर हम निगेटिव में जाएंगे तो वहां पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। निगेटिव में जाने के बाद हमको कुछ अलग से रूल मिलेगा। अब हम देखते हैं निगेटिव का। अगर सिंपल का ऐसे ही और भी एग्जाम्पल मिलता है तो हम उसको कर सकते हैं। अब हम निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान देंगे हम। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहला मतलब एक जो है हमारा वो क्या होता है। स्ट्रक्चर पहला जो है इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम
डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम ईटीसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर दूसरा होता है हमारा इसका, क्योंकि निगेटिव में अगर नहीं शब्द आया है तो हम पहला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं, तब हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वो कैसे होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नेवर लिखते हैं, नेवर लिखने के बाद वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी का प्रयोग करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर में भिन्नता है, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे? आप खुद ही देख रहे हैं। यह आता है जहां पर केवल नहीं शब्द आए, लेकिन यह स्ट्रक्चर तब हम यूज करेंगे जब आपको यहां पर मिलेगा कभी नहीं। यह इस कंडीशन पर यूज होता है। और जब कभी नहीं शब्द आता है, नेवर लिखा जाता है, तो इसका अनुवाद हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं। नेवर क्योंकि निगेटिव शब्द होता है, जिसके लिए हमको सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, एग्जांपल देखेंगे। मैं बाहर नहीं गया। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें हम देखेंगे क्या हमको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, पहला या दूसरा? जी पहला स्ट्रक्चर लगाएंगे हम। आई, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो जाना, आउट, आउट माने बाहर, आई डिड नॉट गो आउट। ये हो गया हमारा पहला। अगर हम दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सोहन स्कूल कभी नहीं जाता था, सोहन स्कूल कभी नहीं जाता था। ऐसी कंडीशन पर हम देखेंगे। अब हमको कभी नहीं शब्द मिला है, कभी नहीं के लिए हमको दूसरा स्ट्रक्चर अपना यूज करना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सोहन, सोहन, इसके बाद नेवर, कभी नहीं का नेवर, गो, गो की इस बार हमको सेकंड फॉर्म लिखना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, वेंट टू स्कूल, सोहन नेवर वेंट टू स्कूल। ये हो गया हमारा दूसरे पर एग्जाम्पल। दूसरा स्ट्रक्चर हम इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। कुछ लोग जो है इसी जैसे ये लिखा गया है, डिड के बाद जब नॉट लिखा गया है, नॉट के स्थान पर ही नेवर को लिख देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यह नियम हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। जब नेवर का आए, हमको कभी नहीं मिले, तो हमको नेवर वाला ही स्ट्रक्चर यूज करना है अपना, अर्थात दूसरा स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रागेटिव ए, या जिसको हम सिंगल इंट्रागेटिव कहते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसमें हम सबसे पहले डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम अगर नॉट आया है तो नॉट को लिखेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर ईटीसी अर्थात एक्सेट्रा में कुछ आता है तो उसको लिखेंगे, और उसके बाद इंटरगेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जांपल हम।
क्या तुमने अपना काम कर लिया। अब हम इसका एक अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाती है, इसके स्थान पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू, उसके बाद नॉट तो है नहीं इसमें तो रहने देते हैं, वर्ब पे आते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या होगा, डू। डिड यू डू, उसके बाद अपना काम, योर वर्क। फिर अंत में हमको इंट्रागेटिव टैग लगाना पड़ेगा। अंत में हम इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब अगर ऐसे इससे रिलेटेड हमको और भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो हम सेम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इंट्रागेटिव बी, अर्थात जब यही इंट्रागेटिव सेंटेंस बी हो। इंट्रागेटिव सेंटेंस बी का मतलब है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें केवल इंट्रागेटिव ए का स्ट्रक्चर जो होता है उसी के सहायक क्रिया से, अर्थात डिड के पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड रहता है हिंदी में बीच में आता है उसी को हम लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, अर्थात इसी पर हमको चलना होगा। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम पतंग कैसे उड़ाते थे, तुम पतंग कैसे उड़ाते थे। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, तुम पतंग कैसे उड़ाते थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है क्वेश्चन वर्ड उसी की इंग्लिश को लिखेंगे, हाउ। उसके बाद सब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डिड, हाउ डिड। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख देंगे, यू। फिर उसके बाद नॉट, लेकिन इसमें तो है नहीं, जाने देते हैं। वर्ब पे आते हैं, वर्ब क्या है, उड़ाना, वाई डिड यू फ्लाई। उसके बाद पतंग, ए काइट। इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। इसमें जो भी कंफ्यूजन था हमने पूरा बता दिया है। अब आपको इसके अलावा और भी सारे प्रैक्टिस सेट को करने होंगे, अर्थात जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कहीं से भी मिलते हैं आप इसके अलावा कर सकते हैं।